सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश हम आपके समक्ष रखेंगे उप समिति संख्या 8 जो सेवाओं से संबंधित है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कई समितियां जो बनाई गई, उनमें संख्या जो 8 है उप समिति की, वो सेवाओं से संबंधित है। जब सेवाओं की बात होती है तो सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, लोक सेवा आयोग की बात होती है। लोक सेवा आयोग का सलाह भी बाबा साहब ने दिया था, लेकिन हम आपको बताएं, बाबा साहब की सलाह के आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग के बारे में एक बहुत बड़ी आशंका बाबा साहब ने जाहिर की थी। वो आशंका क्या वर्तमान में सच साबित हुई है या नहीं, या उस आशंका को सच साबित ना हो इसके लिए कोई प्रावधान किया गया। तो सम्मानित साथियों, जब बाबा साहब ने बड़ी आशंका लोक सेवा आयोग पर जताई जिस समस्या को लेकर, तो श्री मोदी पूछते हैं बाबा साहब से कि आखिर इसका निदान क्या है। तो श्री मोदी के प्रश्न का जवाब बाबा साहब बहुत ही सटीक और सारगर्भित जवाब देते हैं, लेकिन बहुत ही सटीक जवाब होता है, शानदार जवाब होता है। तो बाबा साहब आखिर श्री मोदी के कौन से प्रश्न का जवाब बाबा साहब सटीक ढंग से दे देते हैं। लोक सेवा आयोग की बारे में बड़ी आशंका बाबा साहब को क्या थी, तो आज के अंबेडकर संदेश में विस्तार से हम जानने वाले हैं। क्योंकि सेवाओं की बात हो रही है, उप समिति संख्या 8 सेवाओं से संबंधित यहाँ विभिन्न प्रावधान करने की बात हो रही है, जिसके तहत आज का अंबेडकर संदेश हम आपके समक्ष भाषा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से पेज नंबर 97 से लेकर 99 तक हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बाबा साहब अपना पक्ष रखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, आप मूल अधिकारों के प्रश्न को जिन शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली कठिनाई के बारे में मैं संकेत देना चाहता हूं। बात यह है कि आप लोक सेवाओं को जो निर्देश दे रहे हैं कि सेवाओं में भर्ती करते समय उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर विचार करें, चाहे आपके शब्द कोई भी हों। इसका अर्थ यह हुआ कि आयोग को उस समुदाय का कोटा पूरा करने के लिए जो अन्यथा सेवाओं में प्रवेश नहीं कर पाते, विभिन्न समुदायों में चयन का अधिकार होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अन्य समुदायों के उचित तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग को पूरा करने के लिए, जिन्हें अब तक लोक सेवा में भर्ती का अवसर नहीं मिल पाया है, उन्हें अन्य समुदायों के सदस्यों को वंचित करना पड़ेगा। और यदि आप ये मूल अधिकार प्रत्येक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को दिलवा देते हैं, तो उससे लोक सेवा आयोग के लिए उलझन पैदा हो जाएगी। इसलिए कि जिस व्यक्ति को इस प्रकार का मूल अधिकार प्राप्त था, वह कहेगा कि आप किसी दूसरे समुदाय के किसी अन्य सदस्य को तरजीह देकर मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में यही एक कठिनाई है। माननीय श्री शीतलवाड़ कहते हैं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि मूल अधिकारों का ये जो प्रतिपादन किया गया है कि धर्म, जात या मत के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, साम्राज्ञी विक्टोरिया की उस घोषणा की पुनरावृत्ति मात्र है। जब ताज ने भारत सरकार को अपने अधिकार में लिया था, उस समय की गई घोषणा में इसे शामिल किया गया था। राजा नरेंद्र नाथ कहते हैं, इससे व्यवहारिक कठिनाई का समाधान नहीं होता। अध्यक्ष कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मूल अधिकार पहले से ही मौजूद हैं, तब अधिकारों की बात को दोहराना क्या जरूरी है? क्या उप समिति संतुष्ट हो जाएगी यदि हम अपनी रिपोर्ट में पहले 2 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दें जो माननीय श्री शीतलवाड़ ने पढ़कर सुनाए हैं, और मूल अधिकारों के संबंध में की गई घोषणा का उल्लेख न करें? तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें न केवल इस बात से चौकन्ना रहना है कि लोक सेवा आयोग नियुक्तियां करने के मामले में स्थानीय सरकारों से प्रभावित हो, बल्कि मेरा तो ये भी विचार है कि हमें लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। इस बात पर मेरी प्रतिक्रिया कुछ तीव्र है। निश्चय ही लोक सेवा आयोग अपने कार्मिकों के संबंध में बहुत सीमित रहेगा। इसलिए हम ये प्रावधान नहीं रख सकते कि लोक सेवा आयोग अपने कार्मिकों के संबंध में देश के विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करेगा। लोक सेवा आयोग का गठन करते समय कुछ समुदायों से सदस्य लेने होंगे और फिर मानव स्वभाव भी रंग लाएगा ही। इसलिए मुझे ये आशंका है कि लोक सेवा आयोग कहीं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर बैठे। सम्मानित साथियों, बाबा साहब की बहुत बड़ी आशंका कि जो लोक सेवा आयोग जिस उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है
कि वो भर्ती करेगा और भर्ती करते समय सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। लेकिन आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि वर्ग विशेष के लोग ही लोक सेवा आयोग में पदाधिकारी बन जाएं, अधिकारी बन जाएं, और ऐसे में वो हो सकता है कि उसका दुरुपयोग करें, जो उन्हें शक्तियां प्राप्त हैं उन शक्तियों का दुरुपयोग करें। ये आशंका थी बाबा साहब की। लोक सेवा आयोग कहीं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर बैठे, यही सबसे बड़ी आशंका बाबा साहब के द्वारा व्यक्त की गई। इसी समय श्री मोदी, जो कि उप समिति संख्या 8 सर्विसेज के सदस्य थे, उन्होंने बाबा साहब से निदान मांगा कि आखिर इस समस्या का निदान क्या है, इसका निदान क्या होगा। तब बाबा साहब कहते हैं निदान यह होगा कि विधान परिषद को लोक सेवा आयोग में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की शक्ति दी जाए। लोक सेवा आयोग में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की शक्ति दे दी जाए। और किसे शक्ति दे दी जाए? विधान परिषद को। विधान परिषद को लोक सेवा से आयोग पर अगर लगे कि लोक सेवा आयोग अपने मूलभूत दायित्वों के निर्वहन हेतु ईमानदारी से सच्ची निष्ठा के साथ कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि वो भेदभाव कर रहा है, तो ऐसे में उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव विधान परिषद के द्वारा लाया जाए। ये निदान बाबा साहब ने बताया। श्री मोदी ने जब पूछा कि आखिर इसका निदान क्या है, जो आपने आशंका जाहिर की है कि लोक सेवा आयोग कहीं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, तो आखिर इसका निदान क्या है, तब बाबा साहब ने निदान भी बताया। समस्या तो है ही, लेकिन निदान भी बताना ये बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है। माननीय श्री शीतलवार कहते हैं उससे तो सारा उद्देश्य विफल हो जाएगा। तब बाबा साहब कहते हैं यदि यह साधन वांछनीय ना हो तो इस मुद्दे पर कोई और साधन या किसी अन्य विधि का भी मैं स्वागत करूंगा, लेकिन मेरी इस बारे में पक्की धारणा है कि ऐसे लोक सेवा आयोग का क्या लाभ जो अपने ही समुदाय में रुचि रखता हो, किसी दूसरे में नहीं। यानी कि लोक सेवा आयोग में जो उच्च पदों पर बैठे अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने जाति के लोगों को भर्ती करना चाहते हैं। ये ठीक बात नहीं है। बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि ऐसे जो सिर्फ अपने समुदाय में ही रुचि रखता हो, दूसरे की नहीं, तो ऐसे लोक सेवा आयोग का क्या लाभ। इसलिए बाबा साहब ने आशंका जाहिर की और लोक सेवा आयोग के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की यहाँ पर बात कही है। माननीय श्री शीतलवार कहते हैं कि यह निर्धारित कर देने के बाद कि लोक सेवा आयोग विभिन्न समुदायों के लिए उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करेगा, हम गवर्नर को उसके अनुदेश पत्र में इस बात का ध्यान रखने की शक्ति देंगे कि इस प्रकार का प्रतिनिधित्व दिलाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं आप खंड 2 में ये प्रावधान कर सकते हैं कि ऐसा उन निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए जो गवर्नर उन्हें दे। माननीय श्री शीतलवार कहते हैं ये तो गवर्नर को अत्यधिक शक्ति देना हुआ। आप यही तो चाहते हैं कि विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाया जाए। आप यही तो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमने जिस उचित प्रतिनिधित्व के लोक सेवा आयोग द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया है वह वास्तव में दे दिया गया है। श्री जफरुल्लाह खां कहते हैं गवर्नर उसको सुनिश्चित कैसे करेगा। अध्यक्ष कहते हैं मेजर स्टैनले ने जो सुझाव दिया है वह मध्य मार्ग सिद्ध हो सकता है। उनका सुझाव है कि खंड 2 के अंत में यह शामिल किया जाना चाहिए प्रांतीय लोक सेवा आयोगों के संदर्भ में लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य कि इस भाग की गवर्नर द्वारा सांविधिक समीक्षा की जाएगी और केंद्रीय लोक सेवा आयोग के संदर्भ में यही समीक्षा गवर्नर जनरल द्वारा की जाएगी, जिन्हें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाएगी। तब बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं जी हाँ। माननीय श्री शीतलवार कहते हैं ठीक है, मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। श्री शिवा राव यहां पर अपना सुझाव रखते हैं। कहते हैं मेरा सुझाव है कि हम ये कहेंगे कि लोक सेवा आयोगों का प्रत्येक सदस्य अपने सद्व्यवहार पर्यंत ही पद धारण करेगा और यह कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को तभी पदच्युत किया जा सकेगा जब केंद्रीय विधानमंडल द्वारा गवर्नर जनरल को पत्र लिखकर और प्रांतीय लोक सेवा आयोग के मामले में संबंधित प्रांत की प्रांतीय विधानसभा गवर्नर को पत्र लिखकर इसकी मांग करे। अध्यक्ष महोदय कहते हैं श्री शिवा राव ने एक नए खंड का सुझाव दिया है
और उन्होंने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से पेश की है। हम अपने आप को भाषा के साथ बांध नहीं देना चाहते, लेकिन इसका सार यह है कि हमें एक नया खंड रखना चाहिए कि पद पर आसीन सद्व्यवहार के दौरान ही रहा जा सकता है, और यह कि लोक सेवा आयोगों को कोई भी सदस्य, चाहे वह अध्यक्ष हो या साधारण सदस्य, राज्य विधानमंडल द्वारा गवर्नर या गवर्नर जनरल को जो भी स्थिति हो पत्र लिखकर पद से हटवाया जा सकता है। इसे लिखित रूप दे दिया जाए, तब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मैं इसका समर्थन करता हूं। यानी कि यहां पर बाबा साहब ने ये समर्थन किया है। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि श्री मोदी के प्रश्न का निदान क्या दे दिया बाबा साहब ने। श्री मोदी ने जो बाबा साहब ने आशंका जाहिर की थी, उस आशंका को जब जाहिर किया तो श्री मोदी ने पूछा बाबा साहब से आखिर इसका निदान क्या है। तब बाबा साहब ने जो जवाब दिया, उस जवाब को आपको संभवतः जरूर याद होगा, और नहीं याद है तो एक बार रिपीट करके इस अम्बेडकर संदेश को आप सुनेंगे तो जवाब आज के ही अम्बेडकर संदेश में आपको मिल जाएगा। और इस जवाब को कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। हमें कमेंट सेक्शन में आपके जवाब को देखने की बड़ी बेसब्री रहती है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐसा अवश्य करेंगे और इस अम्बेडकर संदेश को, जो कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट अम्बेडकर संदेश है, जिसमें खास तौर पर अगर बात की जाए तो लोक सेवा आयोग की बात की गई, लोक सेवा आयोग के बारे में विस्तार से बात की गई। आज के अम्बेडकर संदेश को अब यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।